प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आलमी इक्तिसादी फोरम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धुआंधार तकरीर। कहते हैं अगर हमास ने हथियार ना छोड़े तो इसे बहुत तेजी से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप की कनाडा और फ्रांस और डेनमार्क की हुकूमतों पर सख्त तनकीद। ट्रंप का कहना है कि यूरोप दुरुस्त समत में नहीं जा रहा और आलमी सलामती पर संजीदा फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं पुराना आलमी निज़ाम वापस नहीं आ रहा, दरमियानी ताकतों को मिलकर खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर हम मेज़ पर नहीं होंगे तो मेन्यू का हिस्सा बन जाएंगे। गजा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्की और कतर भी शामिल। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कदम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 के तहत उठाया और इलाकाई अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इस पर तफसील से बात करेंगे। मगर पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले पर अंदरूने मुल्क शदीद रद्द अमल। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत अखलाकी तौर पर गलत और नाकाबिले दिफा है और ये फोरम अक़वाम मुत्तहिदा को कमज़ोर और फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत को महदूद करने की कोशिश है। साबिक सफारतकार मलिहा लोदी का भी बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। उनका ख्याल है कि बोर्ड का दायरा कार गजा से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसराइल की मुमकिना शमूलियत पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान बन सकती है। ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, कौन से ममालिक ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और कौन इसका मुखालिफ है, तफसील से बताएंगे। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग ऑफ दिस बोर्ड ऑफ पीस, और इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत जो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है, फिर पाकिस्तान का इसमें शमूलियत का ऐलान, फिर इस बोर्ड ऑफ पीस का जो एक पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो मुल्क इसमें शामिल हो रहे हैं, इस हवाले से कैसे देख रहे हैं इस पूरे इक़दाम को? जी, ये बोर्ड ऑफ पीस तो असल में एक साइड किक है। ये असल तो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, डेवोस के अंदर। वहाँ पे सारी दुनिया के जो है लीडर्स वहाँ आए हुए हैं और पाकिस्तान से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह एक जहाज़ भर के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अपने वज़रा के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। और वरना कोई पिछले साल भी गए थे और इस साल भी जाके वो तकरीर भी फरमा रहे थे। तो पाकिस्तान को पास कोई हमने डेवलपमेंट या इकॉनमी में कोई इतने अछूते काम नहीं किए। इनफैक्ट हम दुनिया के बुरे तरीन मुल्कों में हैं डेवलपमेंट के और इकनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। तो हमें ऐसे मौक़ों पे अवॉइड भी कर लेते तो अच्छा था। एक आधा कोई ब्यूरोक्रेट या कोई छोटा सा वजीर भेज देते खाना पूरी के लिए तो काफ़ी था। मगर क्योंकि ऐसे मौक़ों पे कोई भी फ्री भी मिस नहीं की जाती, जहाज़ भर के जाना ज़रूरी है। सैरें होती हैं, बड़े आराम से स्विट्ज़रलैंड में फिरा जा रहा है। जब यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे और वो अपनी तकरीर में उनकी सुन रहा था पाकिस्तानियों से जो खिताब में कि जी हम थर्ड वर्ल्ड के लिए मॉडल मुल्क हैं। पहली तो बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा भी 78 साल बाद रहना जो है कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक थे, इस तरह फार ईस्ट में कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ बन गई हुई हैं और उनका भी हम मॉडल हैं। हम बिल्कुल भी मॉडल नहीं हैं। हमारे बाद जो है अब अफ़गानिस्तान, इराक़ और शाम रहता है। ये अभी अपने जो रेट्रिक है सियासी उसको तब्दील कर लें। ये 1990 और 1980 के रेट्रिक में फंसी हुई है हमारी लीडरशिप। ये समझते हैं रिपीट करते रहेंगे, उसी से सच बन जाएगा। बच्चे जवान हो गए हैं, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया देखते हैं, वो हर वक्त देखते हैं। तो ये लफाजी अपनी तब्दील कर लें और स्पीच मेकर जो है ना कोई अपना 30-40 उम्र का ले आए। तो मुझे उम्मीद थी कि वो, हालांकि वो हैं, वो भी हमारी उम्र के बट समझदार हैं, वेल कनेक्टेड रहते हैं, वही इनकी स्पीच जो है 1990s वाली तब्दील कर देंगे कि ये कहना बंद कर देंगे हम थर्ड वर्ल्ड का मॉडल हैं और उसके लिए आपको वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के जाकर अंदर तकरीर करनी होती है। पहली बात। दूसरा, इस दफ़ा जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है उसकी अहमियत ज़्यादा इसलिए बढ़ गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अमेरिका की तारीख में इतनी बड़ी टीम के साथ कभी भी कोई अमेरिकी सदर इस तरह नहीं डेवोस गया। इनफैक्ट इससे पहले शायद गालबन एक दफ़ा बिल क्लिंटन गए थे, ये पिछली दफ़ा भी अपने टेन्योर में गए थे। मेरे सामने 8 फॉरेन मिनिस्टर, मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर का भी ये एलामिया पड़ा हुआ है, वो भी ज्वाइन करने के लिए बता रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की भी ये प्रेस रिलीज पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है
कि जनाब ये इसलिए पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया है कि गाज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेगा, और जो है हम गाज़ा अमन बोर्ड से फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की राह हमवार होगी, और इसको गाज़ा के अमन से जोड़ा है। ये शायद हमारे फॉरेन ऑफिस को कोई कन्फ्यूजन है कि बोर्ड ऑफ पीस का गाज़ा एग्जेक्टिव बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया है उसके एलामिये के मुताबिक वो एक किस्म का एक उससे बड़ी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट और स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका की निगरानी में वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका समझ रहे एक यूनाइटेड नेशंस की एक पैरेलल बॉडी बनाई जा रही है, जिसके अंदर उन्होंने 60 ममालिक को इनवाइट किया है। पता नहीं कितने उसमें से शामिल होंगे नहीं होंगे, रूस चीन वगैरह तो बड़ा कम ही इम्कान है, फ्रांस ने इनकार कर दिया, इटली ने भी कर दिया है। बहरहाल बल्कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका भी नहीं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रंप इसको आप कह लें, क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद होंगे, जिनके पास वीटो इख्तियार होगा, और वो उनकी मर्ज़ी से 3 साल के बाद भी वो अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ें, वरना वो अपना सक्सेसर अनाउंस करेंगे। तो ये अमेरिका भी नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप की निगरानी में एक इदारा बनाया गया है जिसका जो रोल है वो गाज़ा से रिलेटेड नहीं है, वो पूरी दुनिया के मसाइल जो उनकी एक क्रिटिक रहती थी कि यूनाइटेड नेशंस के मुतल्लिक अमेरिका की और प्रेसिडेंट ट्रंप की ख़ास तौर पे कई सालों से एक स्टांस है कि ये अपना कोई फ़ाल इदारा नहीं है। तो एक किस्म का उसका एक पैरेलल बॉडी ये बनाने की वहाँ पे ये कोशिश की जा रही है। इसका क्या एजेंडा है, कितना वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, इसके ऊपर तफसीलन आने वाले दिनों में भी बात रहेगी, हम भी बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ, और इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे बिल्कुल आमिर साहब बात करेंगे, और खास तौर पे इसकी फॉर्मेशन के बाद आईएसएफ का क्या शेप एंड स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज और तजियाकार सकलैन इमाम साहब मौजूद हैं। जी आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमें ज्वाइन करने का। दानियाल आपकी इजाज़त से मैं सकलैन इमाम से लंदन में सकलैन इस वक्त मौजूद हैं, इनसे शुरू करना चाहूँगा। सकलैन, आज की जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो तकरीर थी उसका 80% हिस्सा जो था उन्होंने यूरोपियंस की जो है तनकीद के ऊपर जो है खर्च किया, और ज़्यादातर वो ग्रीनलैंड के मुतल्लिक था कि हमने बड़ा एहसान किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने ये छुड़वा लिया था जर्मन से और फिर हमने वापस दे दिया, हम फोर्स तो यूज़ नहीं करेंगे, मगर फोर्स का तकरीबन धमकी भी साथ में थी कि हम बड़े नाखुश होंगे। और यूरोपियंस की खराबियाँ कि यूरोपियन पीछे रह गए हैं, उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी, उनकी इकनॉमिक की, एनर्जी की, ज़्यादातर 80% यूरोपियंस की बेइज्जती में था। तो हमारे जैसे मुल्क जो है नेटो के तमाम ममालिक, क्योंकि जो मिडल ईस्ट के अंदर इराक़, शाम, अफ़गानिस्तान में शामिल रहे इन तमाम जंगों में, तो एक तबका हमारे यहाँ खुश भी होता है कि ठीक है अभी यूरोपियंस की बारी आ रही है। कैसे ओवरऑल आप देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इस दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप का आना और इस तकरीर को? देखिए, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब डेवोस में ये सोच के तकरीर करने गए थे कि वो सबको लेक्चर देंगे और सुनाएंगे, तो उनकी एक अना की तस्कीन हो गई है कि उन्होंने सबको पकड़ पकड़ के नाम ले लेके प्राइम मिनिस्टर नाम भी लिया उन्होंने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का, मार्क कार्नी का और दूसरों का भी नाम लिए बगैर इशारतन सबको अपनी तरफ से उधेड़ते रहे। अगर उनका ये ख्याल था कि वो सुनाने गए हैं सबको, तो वो उस लिहाज से उनकी तकरीर अच्छी गई है और उन्होंने सबको सुना भी दिया है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और एक इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले देखें इस तकरीर को, इस पूरे वाक़े को, तो एक डिज़ास्टर है। आज ही यूरोप ने अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट जो रेटिफाई करना था, यूरोपियन पार्लियामेंट ने सस्पेंड कर दिया कि इसको हम नहीं रेटिफाई करेंगे। फिर जो अर्सुला डी लेयन जो है उन्होंने, अर्सुला वॉन डी लेयन जो है उन्होंने कहा है कि हम जो इनसे एग्रीमेंट हुआ था पहले भी, उसको भी हम सस्पेंड कर रहे हैं। फिर इसके साथ ये हुआ है कि इस सारी कार्रवाई के नतीजे में गुज़श्ता रोज़ जिस तरह अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई है, वो कहा जा रहा है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की अमाउंट जो है तकरीबन वॉश हो गई, शेयर्स इतने नीचे गिरे हैं, 2 से 2.5% तक डॉ जोन्स के और नैस्डैक के जो है वो रेट्स, उनका जो इंडेक्स लेवल है वो नीचे आया है। तो इट्स ए ह्यूज सेटबैक। कुछ आज रिकवर किया है मार्केट ने, लेकिन कल
क्लियर मार्केट ने मैसेज दिया है कि अमेरिका और यूरोप की अगर ये टसल बढ़ती है तो मार्केट में इसका बहुत बुरा असर पैदा हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिहाज से एक शोहरत मिल गई है, जिस तरह के वो एक बुली करते फिर रहे हैं हरेस को, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक डिजास्टर की तैयारी हो रही है। यूरोप अब मुकम्मल तौर पे झुकने का उसने ना झुकने का ऐलान किया है, ग्रीनलैंड खड़ा हो गया है, और जो आज जो एक बड़ी अच्छी जो स्पीच की है, जिसको मैं कहूँगा कि बहुत ही अपनी जगह पर एक आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक स्पीच की है डेवोस में, वो मार्क कार्नी ने की है, जिसमें उन्होंने जो एक, आपको याद होगा कि एक मार्क्सिस्ट एक नारा लगाया करते थे, उस नारे का तो इन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन उस नारे को कोट किया है किसी और हवाले से, लेबर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। उसका एक हिस्सा कि लेबर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट का जिक्र किया उन्होंने, वो हम बाद में दिखाएंगे, प्लीज जारी रखिएगा। जी जी, तो वो एक लिहाज से उन्होंने ये बताया कि हम सबको मिल के एक बड़े बुली से डील करनी पड़ेगी, अकेले के लिए हम अपने अपने मामला जो वो सुलझाने नहीं हैं। तो ये एक किस्म का ट्रेंड है, और यही ट्रेंड हमें अगर देखें तो पूरे यूरोप में नज़र आ रहा है। फ्रांस ने के सदर ने बड़ी स्नब किया है, और आपने सही फरमाया कि उन्होंने जो बोर्ड ऑफ पीस जो है उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, बरतानिया ने भी इनकार कर दिया है, जर्मनी ने भी इनकार कर दिया है। तो ये 3 बड़े यूरोप के ममालिक हैं, बाकियों ने भी अभी तक यस नहीं की है, और अगर कोई करेगा भी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई यूरोपियन यूनियन का कोई फैसला होगा। और इसके अलावा आप रूस और चाइना का भी आपने जिक्र कर दिया कि वो मुश्किल ही करें। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो इनका है, ये तो अभी से ही स्टिल बॉर्न बेबी बन गया है इनका। और इसके अलावा साथ साथ आप देखिए कि गुज़िश्ता रोज़ 2 बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक, फ्रांस के सदर जो उन्होंने चाइना को खुल के नाम लेके कहा है कि चाइना आए और यूरोप में इन्वेस्ट करे, यानी उन्होंने चाइना के लिए, चीन के लिए यूरोप के दरवाजे खोल दिए हैं कि आए हमसे पार्टनरशिप करें। ये एक किस्म का एक सफारती सतह पर क्लियर कट एक डिस्टेंस है फ्रॉम द यूएसए टूवर्ड्स, एक पिवट जो है वो चीन की तरफ बन रहा है इनका। फिर इसके साथ ही कल एक बहुत अहम बात हुई है और आज एक नई खबर आई है। मैं दानियाल को गुफ्तगू में शामिल करूंगा। दानियाल, एक तो स्कलैन का ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यूरोप बिल्कुल दीवार के साथ लग के काफ़ी महीनों से, जब से 1 साल प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, ये उनके साथ रोज़ की बेइज्जती वाला सिलसिला शुरू था। ये पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका हुआ है। अभी वो कह रहे हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे। फाइनली टैरिफ्स का भी जो है, अभी जो लेटेस्ट 10% अभी लगाई हैं और जुलाई 1 से शायद वो 25% कर देंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। फिर जो है इसके अलावा जिस तरह भी मैक्रोन का उन्होंने नाम ले लेके बेइज्जती की, तो फ्रांस ने भी अब चीन की तरफ अपने बढ़ाने शुरू किए हुए हैं। एक सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि यूरोप के पास अब कुछ जवाब देने के लिए रह भी नहीं गया हुआ। ग्रीनलैंड पे फॉर एग्जांपल सिर्फ टोटल जो अफवाज भिजवाई गई हैं वो सिंबॉलिक सी हैं। 35 टोटल फौजी भेजे हैं बरतानिया के। जर्मनी ने जो भिजवाए थे वो वापस भी मंगवा लिए हैं। और ये एक तबका कहता है कि अमेरिका को रेसिस्ट कोई नहीं कर सकता, ना ही यूरोपियंस करेंगे, उनके पास कोई इतने कार्ड्स नहीं हैं। तो ये दोनों जो सोच हैं कि यूरोप के पास क्या ऑप्शंस हैं और अमेरिका के लिए ये कितना बैकफायर करेगा, क्या कहेंगे दानियाल इस पे? जी, मेरे ख्याल में ये सिर्फ ग्रीनलैंड और यूरोप की बात नहीं है, ये एक बिल्डअप होता गया है। अभी कुछ दिन पहले से आपने सुना कि ईरान के ऊपर हमला करने लगे और अपने ट्रूप्स जो हैं मुख्तलिफ लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, कतर से, कुवैत से, जहाँ जहाँ इनके अड्डे हैं फौजी। और इसी तरह से अभी चंद ही दिन हुए हैं कि वेनेजुएला का सारा एपिसोड आपके सामने है। तो को एंटर कर दिया। अभी मैक्सिको की भी बात हो रही थी, कोलंबिया की भी बात हो रही थी, वो भी आपने देखा। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का जो है धमकी अंगे जमाना आ गया है, जिसमें ये टैरिफ्स को वेपनाइज करके और उसके साथ अपने जंगी जहाज और ये सारा कुछ, तो ये एक किस्म का अजीबोगरीब गन पोर्ट डिप्लोमेसी के दौर में हम वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सब लोग जो है वो एक हैरानगी की शक्ल से इसको देख रहे हैं कि जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनना था और वो जो अमेरिकन सेंचुरी आनी थी, इनका तो ख्याल था कि वो लोगों के लिए एक कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक में लोगों को ये एहसास होना था कि हम बड़े सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स क्या हो रहा है कि एक बिल्कुल आनन फानन, यानी कोई पता ही नहीं किस वक्त किसकी बारी आ जानी है और किस शक्ल में आनी है।
तो उसमें ये है कि जाहिर बात है हक्के बके रह गए सब और देख रहे हैं इस चीज को कि ये अच्छे हमने लीडर बनाए पूरी दुनिया के, और ये एक रियल एस्टेट टाइकून की तरह जो जैसे कब्जे दिलवाते हैं, यहाँ इधर पाकिस्तान में हमने देखे हैं सारे, ज्यादातर तो वो नैब में फंसे हुए आजकल, लेकिन उस किस्म की जो है ना इसने रवायात जो हैं वो बैनुल अक़वामी दुनिया के ऊपर नाफज करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर बात है ये ज्यादा देर तो नहीं चलेगा और बहुत जल्दी इसका रिएक्शन जो है वो भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। मैं देख रहा था कि अभी से ही ये यूरोपियन यूनियन है वो चाइना को ओवरचेक कर रहा है और रूस के साथ तो खैर वो अभी बातचीत नहीं कर सक रहा, लेकिन ये जो सारा उनका एनर्जी बिल बढ़ा है यूक्रेन की वजह से, ये सारा अमेरिका की इंसिस्टेंस पे था। तो ये फोर्सेस को रीअलाइन करते हुए ज्यादा नहीं लगेगा और फिर मेरे ख्याल में अमेरिका महसूस करेगा कि उनसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान में रहे। जी, बड़ी एक और अहम जो डेवलपमेंट हुई है जिसका सिकलैन जिक्र कर रहे हैं कि आज की जो स्टार ऑफ द डे थे वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी थी। उनकी तकरीर सबसे ज़्यादा दुनिया भर में डिस्कस की जा रही है कि उन्होंने इस वक्त जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि पुराना ऑर्डर चला गया और नया जो है वो उन्होंने कहा इसके अंदर जो है आप यूनाइटेड नेशंस इसलिए बनाया गया था कि छोटे मुल्कों की जो कम ताकतवर मुल्क हैं उनको बराबरी देने के लिए। तो ये एक ऑर्डर जो किया जा रहा है इसके लिए गुंजाइश इसमें निकाली नहीं जा रही कि दरमियानी जो ताकतें हैं या छोटी ताकतें हैं उनका क्या करना है। सिकलैन बिल्कुल ये आप कह रहे थे, और साथ में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि कनाडा जो है, कनाडा ने भी जो पहले 100% वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चाइना की ड्यूटी लगाते थे, अमेरिका की वजह से बड़ा कन्फ्रंटेशनिस्ट उनका एटीट्यूड चाइना से होता था, उन्होंने भी एक यू टर्न मारा है। उन्होंने तकरीबन ना होने के बराबर 6% के करीब, 0 के करीब जो है ना अब उसके ऊपर टैरिफ्स कर दिए हैं चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, और इन रिटर्न चाइना जो है उनकी सोयाबीन और बाकी चीज़ें जो ज़राती इंपोर्ट जो पहले अमेरिका को जाती थी वो चीन को जाया करेंगी। तो ये जो एक पूरी दुनिया के अंदर एक रीअलाइनमेंट हो रही है, साथ में वेस्टर्न हेमिस्फेयर की भी और चीन, और कैसे देखेंगे इस सबको? ये आपने सही, मेरी आवाज़ आ रही पहले बंद हो गई? जी बिल्कुल आ रही है। तो आमिर, ये आपने बिल्कुल सही इशारा किया। इन्होंने जो 29,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है कनाडा इंपोर्ट करेगा 6% का टैरिफ की बुनियाद पे सिर्फ, और वो 15% कर देगा इस पे सोयाबीन की जो भी एक्सपोर्ट होगी कनाडा से चीन की तरफ। दूसरी मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंग्लैंड के अंदर लंदन में एक चाइनीज़ एम्बेसी थी जो कई सालों से उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी सिक्योरिटी रीजंस की बेसिस पे कि चाइना के वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी, और यहाँ तक कि MI6 की रिपोर्ट्स भी थी कि एम्बेसी नहीं बननी चाहिए। कल बरतानिया ने इस एम्बेसी की तौसीक कर दी है। ये बड़ी तब्दीली है। और आज की खबर ये है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर अनकरीब बीजिंग दौरा करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट का मैंने आपको बयान बता दिया है, और इसी तरह अब और भी मुल्क जो हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जो मैंने भी बताया आपको, जो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं लियोन जो है, उर्सुला वॉन लियोन जो है, उन्होंने बड़े सीरियसली कहा है कि हम किसी भी उन्होंने एक बड़ी तंबीह दी है कि दुनिया अब डॉलर पर इन्हिसार करना छोड़ दें, क्योंकि डॉलर के साथ वही होने वाला है जो 1971 में हुआ था। और आपको याद होगा 1971 में डॉलर को गोल्ड से डी लिंक किया गया था, जिसके बाद डॉलर रुल गया था मार्केट में, इतना नीचे गिर गया था। तो ये सब तब्दीलियां अब ये जाहिर कर रही हैं कि जो रीअलाइनमेंट है वो अब सिर्फ बयान की हद तक नहीं बल्कि उस पर अमली इक़दामात हो चुके हुए हैं, और अब ये ट्रेजेक्ट्री इसी तरफ जाती नज़र आ रही है। ये इंडिया वाली ये रीअलाइनमेंट नहीं कि जो इंडिया ने कुछ, जब डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ थे तो वो बीजिंग चले गए थे दौरा करने, अभी ये पिछले साल ही मोदी साहब, लेकिन जैसी वहाँ से एक हड्डी डाली गई तो फ़ौरन मोदी वापस अमेरिका के कैंप में आने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मोदी और उसके हवारी यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएँ या ना जाएँ, और ये बोर्ड ऑफ पीस जो इसमें शामिल हो या ना हो। ये मतलब हालांकि उनको खुल के सबसे पहले बयान देना चाहिए था, क्योंकि इस बरस इंडिया के अंदर ब्रिक्स का इजलास हो रहा है जिसका इंडिया ने सदारत करनी है। तो अगर इंडिया अभी तक गू मगू में है तो इसका मतलब इंडिया उन चंद मुल्कों में है जो अभी भी अमेरिका से एक हड्डी की तवक्को लेके बैठे हुए, जबकि यूरोप ने और दूसरी दुनिया ने ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं, जिसकी क़यादत का दावा इंडिया करता है, उस ग्लोबल साउथ ने फैसला सुना दिया हुआ है जो जरी मुल्क है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं या UAE जैसे मुल्क जो हैं
ये अमेरिका के बहरहाल अभी भी पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि इनकी अपनी हिम्मत नहीं है। इनके तो अगले दिन के बजट का नहीं पता, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, IMF का पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उस वजह से ये लोग मजबूर हैं कि अमेरिका से टक्कर ना लें, वरना अमेरिका इज़ ए डाइंग फोर्स नाउ। जी दानियाल, हमने आगे बड़ी जो है हौसला दिखाया था और सही दानिशमंदाना फैसला था कि हमने ISF जो थी वो उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, और हमारे साथ साथ तमाम मुस्लिम ममालिक ने, और अभी तक उसकी कोई खदोखाल सामने नहीं आ रही और शायद बने भी ना। इस दफ़ा जो है एक उम्मीद की जा रही थी कि ज़रा ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके खदोखाल सामने आने जाएँ। अभी काफ़ी ज़्यादा बहाम मौजूद है, और फॉरेन ऑफिस ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी है उसके अंदर जिक्र उसका किया हुआ है कि जी हम गाज़ा के अंदर अमन के लिए कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड ऑफ पीस के पूरे चार्टर में कहीं भी गाज़ा का जिक्र ही नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस का जो चार्टर है उसके अंदर वो दुनिया के बाकी ममालिक की जो है प्रमोट स्टेबिलिटी, रिस्टोर डिपेंडेबल एंड लॉफुल गवर्नेंस, और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर वो जो है अपने कोई पीस करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की निगरानी में। उसके चेयरमैन जो है यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, खुद हैं, अपनी हैसियत में हैं। तो उसमें बगैर अभी उसके खदोखाल के बाकी मुल्कों ने भी किया है, मगर हमने बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दी उसके अंदर शामिल होने में। मेरे ख्याल में जो ये खदोखाल की कमी पेशी है, ये कोशिश की है अमेरिका ने कि अगर उस तफसील में चले जाते तो वो शायद बहुत सारे ममालिक जो हैं उसके ऊपर सवाल उठाते। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रंप साहब ने खुद ही उसकी सदारत संभाल ली, ये समझ के कि जब मैं हूँगा तो बाकी सारे मान जाएंगे, उसमें खदोखाल की बहस ही खत्म हो जाएगी। तो किसी हद तक शायद वो उस चीज में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसे इवॉल्व करती है, क्योंकि जो इस वक्त इजरायली हरकतें हैं उसको पाकिस्तान ने पहले ही अपोज कर दिया। जैसे मतलब सोमालिया में उन्होंने एक को रिकग्नाइज करने की एक मतलब कदम लिया है। तो इस हवाले से फिर जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है, ये लगता नहीं है कि मामला जो है ये बिल्कुल मतलब ऐसे तरीके से निपटाया जाएगा। तो लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ इस तरफ कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, अगर आप अगले सेगमेंट में बात करना चाहते हैं या अभी बात करेंगे तो वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि दावोस की जो मीटिंग थी जिसके लिए यहाँ से बड़े धूमधाम से तबले बजा के तैयारी करके गए थे कि हम IMF से रिलीफ लेने जा रहे हैं और इतने ट्रिलियन का दानियाल उसके ऊपर बिल्कुल मैंने इब्तदाई में शुरू ही वहीं से किया था कि ये जहाज़ बढ़ के इकोनॉमिक फोरम के अंदर चले गए हैं, इनका वहाँ बेचने के लिए या दिखाने के लिए है क्या कि इतना बड़ा जहाज़ लेके जाएं, वो उस पर बिल्कुल बात करेंगे। मगर मैं चाह रहा हूँ ज़रा पहले ज़रा इसके फॉरेन कॉन्टोर्स को डिस्कस कर लें। सिक्लैन, एक तबका ये भी कहता है कि जी आजकल ट्रंप की रॉन्ग साइड के ऊपर आना ठीक नहीं है, कि जब इसके अंदर बोर्ड ऑफ पीस में कुछ है ही नहीं, और इस तरह आप अभी बता रहे थे कि मेजर पावर्स जो हैं, ग्रेट पास तो छोड़े, मेजर पावर्स भी इसके अंदर शामिल नहीं शायद होंगी, और ये एक बकौल ख्वाजा आसिफ के एक ढकोसला सा ही चीज़ है। तो ठीक है, फिर बाकी लोग शामिल हो रहे हैं तो हम भी ट्रंप को क्यों नाराज़ करें, तो शामिल हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जान तो कोई है नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट किस हद तक ठीक है? देखिए, ये सफारती सतह पर ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, लेकिन एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना होता है हर मुल्क ने। आप यानी जिस ज़माने में अपार्टहेड का मसला था, आपको याद होगा 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ख़त्म हुआ था ये साउथ अफ्रीका का, तो पाकिस्तान ने हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। वो अलग बात है कि जो ममालिक अपार्टहेड को सपोर्ट कर रहे थे उनसे पाकिस्तान ने टक्कर नहीं ली, लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये तो पाकिस्तान को सफारतकारी करने का फ़न बड़ा पुराना है कि वो एक जालिम के साथ की मजम्मत भी करते हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से उसकी मदद भी कर रहे होते हैं। तो ये तो सफारतकारी एक अच्छी होनी चाहिए, हमें बिला वजह रॉन्ग साइड पे नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें एक प्रिंसिपल स्टैंड बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, और हमारा प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है। एक मैं यहाँ पे ज़रा सी वजाहत कर दूँ, जो आप बोर्ड ऑफ पीस के बारे में जो कन्फ्यूजन है, एक तो ये बात है कि इसके खुल के जो कॉन्टूर्स हैं वो बयान नहीं किए गए कि खदोखाल क्या होंगे भाई। दूसरा ये कि अभी तक जिस पीस बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र हो रहा है वो गज़ा वाला ही है। तो या तो ये गज़ा वाला पीस बोर्ड ऑफ पीस उसको इवॉल्व किया है उन्होंने कि अब इसका काम सिर्फ गज़ा को हैंडल। सिक्लैन बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके अलावा एक गाज़ा एग्जेक्टिव बोर्ड है, उसके 8 मेंबर्स हैं, 3 उनके अपने ख़ानदान के लोग हैं, उसमें कोई पैलेस्टीनियन नहीं है, उसमें कुश्नर साहब हैं, विटकॉफ हैं, वो एक अलग एक इदारा है।
बोर्ड ऑफ पीस अभी को चार्टर जो इशू किया गया है उसके अंदर गाजा उसका एक उसी के अंदर एक वन ऑफ द टॉपिक्स दैट इट विल हैंडल इज गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। हाँ, मैं यही इस करूँ कि ये अभी खादोखाल बिल्कुल वाजे नहीं है, लिहाजा अभी हम देखेंगे कि जबकि खुल के बात आती है, अव्वल तो बड़ी बड़ी ताकतों ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। दूसरा ये है कि ये इसके मुतालिक जो आज गार्डियन अखबार जो से बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये तो एक ऐसा क्लब बन रहा है जिसमें पे टू प्ले, आप पैसे अदा करें और जाके खेलें। अगर आप पैसे नहीं यानी वो कैसीनो में जाने के लिए पैसे नहीं आपके पास तो आप नहीं खेल सकते हैं। तो आपने अगर कोई कारोबार करना है या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रही है तो $1 बिलियन दे वहाँ पे और आप खेलें, फिर जाके वहाँ पे मैच खेलें, जो मर्जी करें, प्रॉपर्टी बनाएं, गज़ा में प्लाजा खड़ा करें, जो भी करें। और दूसरी एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि अगर आप थोड़े सा इसका तज्जिया करें कि ये किस तरह का स्टाइल है डिप्लोमेसी का, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अगर आपने काम लेना होता है कहीं किसी से तो आप नॉर्मली एडवोकेसी करते हैं, लॉबिंग करते हैं और फिर एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, फिर एक लेजिस्लेशन करवाते हैं। ये नॉर्मल दुनिया का तरीका, अमेरिका में भी यही तरीका है, आप जानते हैं। बहरहाल हमें एक असूली मौक़िफ़ लेना चाहिए और हमने हमेशा पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद बड़ी बड़ी अपार्थाइड का जिस तरह आपने जिक्र किया और भी बेताशा, अभी हाल ही में ISF पे मैं समझता हूँ हमारा बड़ा बाइज़्ज़त किस्म का स्टांस था जो अभी तक इसके ऊपर चल रहा था। तो दानियाल से जो दानियाल आप बात करना चाह रहे थे कि जो जहाज़ भर के वहाँ लेके गए और हमें थर्ड वर्ल्ड मॉडल का डेवलपमेंट का बताया और बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे की जा रही थी, क्या है? और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा दो चीज़ें और इसके ये रीअलाइनमेंट जो हो रही है, एक कि अभी तक हम ऑयल की प्राइसेस कम होने से बच रहे थे, अभी दुनिया के 4 ममालिक वेनेजुएला की भी प्रोडक्शन कम हो रही है, ईरान के ऊपर भी मज़ीद सेक्शंस आ रही हैं, रूस के ऊपर पहले ही लगी हुई हैं। तो ये अगर तेल और बढ़ता है तो हमारे लिए क्या होता है? प्लस यूरोपियन नेशन जो है हमारा दूसरा, अमेरिका के बाद अमेरिका के भी ज़्यादा टैरिफ हो गए हैं, यूरोपियन EU जो है हमारा दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट का पार्टनर है और वहाँ जर्मनी फ्रांस की भी इकनॉमिक सिचुएशन अभी ठीक नहीं है और ये और टैरिफ लगेंगे तो उनके भी हालात बदलेंगे। तो ओवरऑल एक तो पाकिस्तान का वहाँ पे स्टांस और हमारे पास आने वाले दिनों में, हफ्तों में क्या मुश्किलात आ रही हैं। मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ जी कि जो मीटिंग होनी थी बड़ी धूमधाम से बताई गई थी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ वज़ीर आज़म साहब की, वो मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग के जो इस वक्त खबरें निकल रही हैं वो ये है कि उस वक्त बड़ा इन्होंने एक पुरजोर अपील की पाकिस्तान की टीम ने कि जी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से ये इस्तेकाम जो है ये हासिल कर ली है और अब जो है उसके नतीजे में फायदा ये मिलना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। और उसके नतीजे में जो अभी तक खबरें बाहर आ गई हैं वो इनको बड़ा कोल्ड शोल्डर मिला है और उन्होंने कहा है कि आप इस्लाहात के तसलसल पे कायम रहें, यानी बेसिकली वहाँ छुट्टी हो गई है। तो सादा अल्फाजों में मैं यही कह सकता हूँ। तो वो जो धूमधाम से गए थे को 1 ट्रिलियन का रिलीफ लेने के, जी हम टैक्स नीचे लाएंगे और बिजली की कीमतें कम करेंगे और सारा कुछ जो है, तो ये इनको समझना चाहिए था पहले ही। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों इसको इतना प्ले अप किया है, या तो इनके इरादे कुछ और हैं। अगले कुछ महीनों में इसका अगला रिव्यू आ रहा है और उसमें क्लियरली जो डार साहब का सो कॉल्ड प्लान बी है कि ये सॉवरेन वेल्थ फंड को, जिसको तो अभी रिव्यूज में इन्होंने, हालांकि ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, उसको नहीं रिफॉर्म किया उस लॉ को, बाकी उन अदारों को जो है जो SOE स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का गवर्नेंस लॉ है उसके मुताबिक में नहीं लाया और वो चेंजेस नहीं की। तो ये इन्होंने पीछे एक रखा हुआ है प्लान बी के जी इसके टुकड़े करके हम जो G2G में फ्रेंडली कंट्रीज को बेच देंगे और उससे हमें कुछ डॉलर्स हासिल हो जाएंगे और उनके जरिए से फिर हम IMF से निजात हासिल करके और वो पुराना मौज मेला जो है दोबारा शुरू करेंगे। तो उसके असरात जो है वो अगली नस्ल पे भी आ जाएंगे। अभी से ही हमने बहुत मुश्किल से चीजों को कंट्रोल किया, तो ये बिल्कुल लासमझी है कि ये इनकी सोच भी ऐसे क्यों है, क्योंकि ये जो एक तरफ कहते थे कि जी हमने सियासी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान के इस्तेकाम को हमने माशी इस्तेकाम को बहाल किया है, तो अब ये है कि ये पाकिस्तान की मईशत को अगली स्टेज पे लेके जाए ना, एशियन टाइगर बनाए, उसके लिए तो इनके पास प्लान ही कोई नहीं है। और वो जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है वो तो पहले से ही तबाह हो गया है। यानी उसमें जो उड़ान प्लान है उसमें लिखा हुआ है कि जी हम
6.35% पे तो वैसे ही हमें ग्रो करना था, और इस प्लान के जरिए अब हम 9.35% पे ग्रो करेंगे, और 2035 में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि वैसे हमने 1947 में बनना था। यानी 10 साल से ज्यादा पहले हम ये हासिल कर लेंगे। तो आप ये अंदाजा करें कि 6.4 और ये 9.3 तो दरकिनार, पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ ये 2022 से लेके अभी तक जब से ये हुकूमत आई है तो ये 1.7% रही है। तो बजाय कि अपने प्लान्स को दुरुस्त करें, ये जाके मिंतरले पे उतर आए। मैं हैरानगी हो रही है कि इनकी रेडियां इतनी खाली हैं कि इनके पास कोई मुतबादल सोच ही नहीं है, और वही पुरानी बातें, वही सारा कुछ। तो इसमें मुझे तो काफी याद आ रही है। ये ज्यादा फिक्रमंद की बात इसलिए भी दानियाल बन जाती है कि सकलैन, आप और हम फिर भी बाहर की दुनिया में कोशिश करते हैं कि ज़रा नज़र रखें। इस वक्त जो है हमारी नस्ल का, हमारी ज़िंदगी के दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं कि नेटो तकरीबन तहलील हो चुकी है, EU की हैयत बदल रही है, ग्लोबल साउथ वर्सेस दी वेस्ट चल रहा है। तो छोड़ें, हमारे अपने खित्ते में हमेशा एक प्रिज्म होता था, हमें बैलेंस करना पड़ता था सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में। अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि EU, UAE और सऊदी अरेबिया की जो चेंज हो गई है, इस लेंस से भी देखना पड़ता है। तीनों मुल्क हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो यमन में, फिर सोमालिया में, सूडान में, सीरिया में, वो हमें सबके साथ बैलेंस, और हम तीनों ममालिक जो बरादर मुस्लिम ममालिक हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, हमें तीनों के दरमियान बैलेंस करना है। आपने देखा है कि इस वक्त जिस तरह सऊदी अरब और UAE के दरमियान जो एक कह रहे कॉन्फ्लिक्ट बड़ा सीरियस हो चुका हुआ है, ये बैनुल अक़वामी अमूर के जो माहिरीन हैं उन्होंने इसको 2-3 महीने पहले से ही डिस्कस कर लिया कि होने जा रहा है, क्योंकि यमन में जो इनका सऊदी अरब और UAE की जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 2-3 साल से चल रहा है, बल्कि 5 साल हो गए हैं इसको स्प्लिट हुए हुए। इन दो धड़ों को, अलग अलग धड़ों को दोनों मुल्क जो पेट्रोनाइज कर रहे हैं। मैं हौथियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ यमन के जो अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हमें हमारी कार्ड्स पे होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। दूसरे, इस वक्त अगर आप यहाँ से बैठ के देखें तो पाकिस्तान को बहुत ही वाज़ेह किस्म की यहाँ पे लाइन ले लेनी चाहिए। पाकिस्तान का मफाद सऊदी अरब में है इस वक्त, और पाकिस्तान को खुलकर सऊदी अरब की मदद करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। गू मगू ना रहे कि UAE वाले भी खुश रहें और सऊदी अरब वाले भी खुश रहें। बाज़ तारीख़ी मोड़ पर आपको बहुत ही क्लियर लाइन लेने की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल तौर पर साथ नहीं चलता है, और उसमें बहुत क्लियरली UAE को ये मैसेज नहीं देता है कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, आपके साथ लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ेंगे, तो उस वक्त तक सऊदी अरब को इत्मीनान नहीं होगा। सऊदी अरब भी फिर आपके साथ ट्रांजैक्शनल डील करेगा, जिस तरह आपसे बहुत से मुल्क करते हैं। चाइना की भी ये नौबत आ गई, वो पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शनल डील कर रहा है। वो एक परमानेंट दोस्त आपको नहीं समझता है, लिहाजा जब आप चाइना से दूर भी हो जाते हैं तो चीन को अफसोस नहीं होता है। चीन को पता है कि हमारे ऑप्शन में ये भी है कि पाकिस्तान कभी इधर आएगा, कभी उधर जाएगा। तो अगर आपने सऊदी अरब को भी यही मैसेज दिया कि हम कभी इधर आएंगे, कभी उधर आएंगे, तो फिर सऊदी अरब जो आपका सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है और बन भी सकता है, मजीद भी कर सकता है, आप उससे भी दूरी इख्तियार करें, फिर आपके पास इस खित्ते में कुछ भी नहीं रहेगा। दानियाल, फिर वक्फा शायद उन्होंने लेना, मैं चाहूँगा कि मैंने कहा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पता है अभी तजारती खजाना जो $19 बिलियन 34% बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी $1.2 बिलियन हो गया है। तो हमारा जो वो रिजर्व्स का एक पेरिनियल प्रॉब्लम है, तो दोबारा वो मॉन्स्टर ने सर निकाल लिया है। तो हम तो UAE के, सऊदी अरेबिया, इन सब के बगैर गुजारा ही नहीं है। ये बैलेंस करने की ऑप्शंस बड़ी महदूद होती जा रही हैं, क्या करेंगे हम? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी वजह से जो है ये IMF का प्रोग्राम जो है, ये इतना इसकी अशद जरूरत है कि पाकिस्तान नीड्स टू बी सीन एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द वे दैट इन्वेस्टर्स कैन हैव सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। तो अगर ये भी खत्म हो गया, और इतने बुरे हालात हमारे पहले से ही हैं कि हमारा जो ज़र मुबादला है इस वक्त वो तकरीबन $13 अरब जो है, इस 15 में से 16 में से वो है जो कि हमने रोल ओवर किया हुआ है तीसरी दफा चाइना से, सऊदी अरेबिया से और UAE, जैसे आप फरमा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती, हैरानगी होती है कि ये जरूर डार साहब की हरकत होगी कि इनको किस तरह उचका के वहां ले गए हैं ये बात करने के लिए, क्योंकि असल बात यह है कि जो लॉबीज हैं पाकिस्तान में, जिनको हम अशरफिया कहते हैं, जो
एलीट इस मुल्क के कलेजे को, गुर्दों को, इसकी जो नींव है उसको चाट रही है, वो उनका 2006 के जून में ये जो ऑटो पॉलिसी है ये खत्म हो जानी है और पहली मर्तबा जो रेगुलेटरी ड्यूटी और ये एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जो है ये खत्म होने का सिलसिला शुरू होना है और इम्पोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो फिर इनके साथ मुकाबला करना पड़ना है बतदरीज अगले 4 और 5 साल के अंदर अंदर। उसके लिए उनको ठंडे बुखार उतरे हैं, क्योंकि 40 साल से जो मुनाफे कमा के स्विस बैंक्स में और लंदन में और जिनीवा में और सिंगापुर में, दुबई में जो प्रॉपर्टीज खरीद ली गई हैं, अगली नस्ल को याद भी नहीं है। ये वो जो हमारे एक अकाउंटेंट है बड़े मशहूर, जो FBR के चेयरमैन भी रहे हैं, वो बताते हैं, क्योंकि वो इन सब के अकाउंटेंट है, वो कहते हैं आपके अगली नस्ल को तो पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ आपने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। तो ये वक्त है वो पैसे वापस लाने के और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय कि आप अगले 10 साल के लिए तैयारी पकड़े कि पाकिस्तान को खोखला कैसे करना है, और ये बजाय कि उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी इंडस्ट्रीज को चमकाते और दुनिया के मेयार पे लाते, ये इसी बात पे तगोदो करते रहे हैं कि किसी तरह से कोई फॉरेन अच्छी चीज पाकिस्तान में आ ना जाए सस्ती और हम ये अनहोने मुनाफे कमाते चले जाएं। तो वो दौर खत्म आ रहा है, इसलिए इनको ठंडे पसीने और बुखार उतर रहे हैं, क्योंकि ये वो लॉबीज हैं जो फिर इनको आगे सपोर्ट करती हैं हर तरीके से और उनको ये जवाबदेह भी समझते हैं क्योंकि खुद भी उन्हीं में से। तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि ये अब एक्चुअली रिफॉर्म्स आर गोइंग टू बिगिन टू बाइट इन जून, ये मसला है। लेट्स होप नॉट। वक्फा ये लेना चाह रही हैं, उसके बाद सकलैन कि ईरान पे अभी जंग के बादल जो हैं टले नहीं हैं फिलहाल, वो उसके क्या इम्कान है और हमारे लिए क्या असरात हैं। जब वक्फे के बाद आएंगे तो उससे बात करेंगे। जी, वक्फे के बाद इसके ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ रहिए, मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। और आमिर साहब, आप वक्फे से पहले बात कर रहे थे ईरान के हवाले से। जी, मैं चाहूँगा, सकलैन इमाम बहुत गहरी नज़र रखते हैं मिडल ईस्ट पे और ईरान पे भी ख़ास तौर पे। सकलैन, ये जो रजीम चेंज का पूरी एक साजिश तैयार की गई थी कि बाहर के एलिमेंट के ज़रिए, स्टार लिंक के ज़रिए जो हज़ारों लोगों को मोबिलाइज़ करके बगावत करवानी थी, वो तो हो गई है फेल। मगर अभी भी बताया जाता है, रोज़ की खबरें आ जाती हैं, अमरीकी अखबार की आज छपी हुई है कि अभी भी बला टली नहीं है इस बात का। कितना के इम्कान आप समझते हैं अभी भी ईरान के ऊपर हमले का है, और अगर ऐसा होता है तो उसके क्या असरात होंगे? आमिर, मैं आपके से कुछ बड़ा हूँ उम्र में, मेरे ख्याल हम दोनों ने कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में था, फाइनल ईयर में थे, सिर्फ 5 साल बड़े हैं। ठीक है, तो हम मतलब उस वक्त जब गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो उस वक्त से ईरान पर हमले हो रहे हैं और हुए भी हैं और वो आज तक जारी है और वो आइंदा भी होते रहेंगे। बुनियादी बात ये नहीं है कि अमेरिका हम कब करेगा हमला या नहीं करेगा, अमेरिका हमेशा से तैयारी करता रहा है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है अमेरिका को जब ईरान के अंदर कोई साजिश हो या कुछ लोग मिले हुए, तो उनका ये ख्याल है कि उनकी वो ईरान के अंदर के जो 5th कॉलमिस्ट हैं वो अमेरिका या इसराइल के इख्तियार में है, ये उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और ज़ाहिर है इस रेवोल्यूशन के बाद एक क्लास यहाँ पे नाराज़ भी है ईरान की हमेशा से। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद से एक शाह के जो लॉयलिस्ट थे वो, और फिर उसके बाद जो मुजाहिदीन खल्क के लोग जिनसे इनका स्प्लिट हुआ था, जो कोई गोरिल्ला तंजीम थी वो, तो ये 2 बड़े गिरोह हैं और तीसरा वो है जो एक शराफिया का हर जगह होता है। ये सब अमेरिका के साथ इस वक्त मिले हुए हैं। तो अब इन लोगों की हैसियत क्या है, वो वोटिंग में तो कभी किसी ने टेस्ट नहीं की। जितनी भी पब्लिक ओपिनियंस पोल्स आते हैं वो ऑथेंटिक नहीं हैं, वो अमेरिका के किसी शहर में या बरतानिया के किसी शहर में तैयार किए जाते हैं और दुनिया का मीडिया उठा लेता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स ईरान के बारे में जो तंजीमें जो काम कर रही हैं वो फेयरफैक्स काउंटी वर्जीनिया के में उनका दफ्तर है, वहाँ पे ईरान के अंदर उनका कोई भी दफ्तर नहीं है। तो वो वहाँ पे बैठ के पोलिंग करते रहते हैं या 20,000 या 40,000 जितने भी लोग मरे उनका वो एक फिगर भी देते रहते हैं। तो इसमें हमें अंदर ईरान के जाके कितने लोगों ने जानने की कोशिश की, आपसे इसी मौजू में पिछले प्रोग्राम में बात हुई जिसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये कि अगर आप वहाँ के हालात को देखें, मसाइल हैं वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस के, जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो एक गिरावट आई है, और ख़ास तौर पे इसमें यूरोप पहले अमेरिका के साथ था जिसने मिल के ईरान में ये करेंसी इशू पैदा करवाया था, उनको जो स्नैप बैक सैंक्शंस लगवाई थी। आपको याद होगा स्नैप बैक सैंक्शन जो थे वो JCPOA का जो मुआहिदा हुआ था 1915 में,
वो 2025 तक यानी 10 साल तक चलना था। तो 10 साल होने के बाद वो JCPOA का मुआहदा ख़त्म हो गया था, तो स्नैप बैक उस पर सैंक्शंस लग ही नहीं सकती थी। लेकिन यूरोप ने, ख़ासतौर पे बरतानिया और फ्रांस ने और जर्मनी ने मिल के वो रिस्टोर कर दी हैं। तो वो एक किस्म का ईरान को एक झटका था, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि ये करेंसी की जो गिरावट हुई है। तो अब देखते कि अब यूरोप जो अमेरिका के साथ अभी भी ईरान के खिलाफ कोई मैं खास तौर पे स्पेसिफिक कर देता हूँ दो चीज़ों पे। एक ये कि वो क्लियरली इसमें नज़र आया कि जिस तरीके से स्टारलिंक को ब्लॉक किया कि उसके अंदर बताया जाता है कि चीन और रूस की इसके अंदर मदद शामिल थी। दूसरा ये कि जो ईरान का क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि इस दफ़ा अगर उन पर हमला हुआ तो वो अमरीकी अड्डे हैं जो खित्ते के अंदर, उनके ऊपर हमला करेंगे। मैं इन दो चीज़ों के हवाले से इसकी डायनामिक्स पे बात करना चाह रहा था। हाँ जी, ये इस हवाले से बड़ी अच्छी बात आपने की है। मैं मजबूर हो जाता हूँ ज़्यादा बोलने की खुशी में कि आपने मुझे मौका दिया, मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर देता हूँ, माजरत। तो बहरहाल जो आपका पॉइंट है उस लिहाज से अगर देखें कि ईरान के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है इस वक्त। 3-4 लोग, एक तो जो उनकी पूरी आर्म्ड फोर्सेस है उनकी, फिर पासदारान इनकलाब है, फिर एक तीसरा सेक्शन भी है जो मैस स्केल पे है, वो है बसीज का, साजमान बसीज मुस्तज़फ़ीन, जो उनके नौजवानों पर और उन लोगों पर है जो डायरेक्टली फ़ौज या पासदारान का हिस्सा नहीं है लेकिन उनसे आइडियोलॉजिकली अलाइंड है और एक ऑर्गेनाइज्ड रज़ाकारों की फ़ोर्स है। इन सब में एक शदीद किस्म का गुस्सा है जून 2025 की जंग का, वो बदला लेने का जो इनके कमांडर्स मारे गए थे। तो ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी जो सोच है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब दोबारा जंग कब होती है, इसराइल या अमेरिका कब हमला करता है, तो फिर हम इसराइल को शायद नीस्तो नाबूद कर दें। ये उनके प्लान्स हैं। अब अगर इसमें इसराइल हमला करता है, मेरा ख्याल है नहीं करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए उसमें ये है कि वो जो ईरान के इर्द गिर्द जो चंद एक बड़े अड्डे हैं वहाँ से वो अपनी फ़ौजों को पुल आउट कर रहे हैं। लेकिन आज ही खबर ये आई है कि उन्होंने अल उदैद में कि वो 17 बड़े एयरक्राफ्ट जो रीफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको मज़ीद भेज दिया है वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त देने का। इमाम और दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।